हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी सीनियर फैकल्टी। और आज हम बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर क्लास 9 कोर्स बी का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और जिसके राइटर हैं मिस्टर बचेंद्री पाल, मिस बचेंद्री पाल। तो बचेंद्री पाल एक ऐसी साहसिक लड़की जिन्होंने पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव हासिल किया, जिसके बारे में उन्होंने खुद कलमबद्ध किया है। अपनी किस प्रकार से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, यात्रा के दौरान किस किस तरह का उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आई, ये तमाम चीजें उन्होंने अपने इस पाठ के अंदर डालने का प्रयास किया है। सबसे पहले जानते हैं हम लेखक के परिचय के बारे में कि लेखिका का जन्म कैसे हुआ, किस तरह से अपनी यात्रा की शुरुआत उन्होंने करनी चाहिए, क्या क्या शुरुआत में उन्होंने कठिनतम से कठिनतम परिस्थितियों का सामना किया। तो चलिए देखते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। अपनी मां हंसा देवी नेगी और पिता किशन सिंह पॉल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद, इतनी कठिनतम परिस्थितियों के बावजूद या विपरीत परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए की, फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव, इसी त्याग और डेडिकेशन के भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव हासिल करवाया। तो भारत की पहली पर्वतारोही होने का गौरव बचेंद्री पाल को प्राप्त हुआ था, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ करके सबको गौरवान्वित किया और भारतवर्ष को गौरवान्वित करने का मौका इन्होंने दिया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव, इच्छा बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता रहता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता। वह सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो कार्य छोटा भाई कर सकता है, यह कार्य उसकी ये छोटी बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल, इतना नाजुक, इतना कमजोर क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ पर चढ़ने का जो चाव था, उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही, क्योंकि इनका परिवार वर्ष के कुछ महीने ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे हुए एक गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई उतरनी और चढ़नी पड़ती थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री ने सबसे पहले 7500 मीटर, जो कि मान चोटी है, वहां पर सफलतापूर्वक चढ़ी और कई महीनों के अभ्यास के बावजूद, कई महीनों के प्रैक्टिस और अनवरत निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए अपनी यात्रा शुरू की। प्रयाण करना यानी यात्रा प्रारंभ करना। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। खुद ने अपनी इस लोमहर्षक यात्रा को लिपिबद्ध करने की कोशिश की है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री की उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयां करता है। एक ऐसा विवरण जहां पर इस लोमहर्षक चीजों को अपने कलम से लिपिबद्ध किया गया हो, कलमबद्ध किया गया हो, इसे पढ़ते हुए
ऐसा लगता है कि मानो पाठक भी उनके साथ कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को, कष्टों को झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर आगे बढ़ रहा हो। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल, एक आगे जाने वाला दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि हमारे बेस कैंप में पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। दुर्गम शब्द के अंदर दुर उपसर्ग है और गम इसमें मूल शब्द है। नमचे बाजार, शेरपा लैंड एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। सर्वाधिक शब्द के अंदर सर्व प्लस अधिक दीर्घ संधि, क्योंकि व्याकरण की चीजें भी हमें साथ साथ पढ़ते हुए बढ़ना पड़ेगा। अधिकांश के अंदर अधिक प्लस अंश, अधिक प्लस अंश, ये भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। शेरपा इसी स्थान, यहीं के ही आसपास के गांव के होते हैं। ये नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, देखने का प्रयास किया, जो कि नेपालियों में सागर माथा के नाम से ही जाना जाता है। और क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण सागर मस्तक पर विराजमान हो, इसीलिए लेखिका को, बचेंद्री पाल को ये नाम बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा पुल देखा, जो कि पर्वत के शिखर पर लहराता हुआ एक झंडे के समान दिखाई दे रहा था। मुझे बताया गया कि यह शिखर की ऊपरी सतह के आसपास लगभग 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक की स्पीड से बनता था, और इस प्रकार की गति से हवा चलने के कारण तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था, और बर्फ का ये जो ध्वज बनता था, ऐसा लगता था कि जैसे 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक बहुत बड़ा हो। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए बहुत काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम से कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुलू की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ये पहला झटका अभियान दल को प्राप्त हुआ जब 26 मार्च को ये पेरिस पहुंचते हैं। सबसे पहले एक शेरपा कुली की मौत की समाचार इनको मिलती है, क्योंकि खुम्बू हिमपात के में अभियान दल के रास्ते से कोई बर्फ की पहाड़ी नीचे धसकने लगी, और धसकने के कारण लोहित से की ओर बर्फ की चट्टानें खिसकने लगी। 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हो गई और 4 व्यक्ति जो हैं बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर थोड़ी सी निराशा लगी, अवसाद आया, और इस अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार कर लेनी चाहिए, अर्थात ऐसी चीज़ें हमें जरूर वहाँ पर मिलेगी। उपनेता प्रेमचंद जी, जो कि अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो कि 6000 मीटर पर लगाया गया है, वहाँ तक की स्थिति का जायजा ले लिया गया है, किस तरह से पुल बनाना है, किस तरह से झंडियों से चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़ते रहना है, किस तरह से रस्सियां बांध करके हम आगे बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ हमें इस बात के लिए भी अवगत करवाया कि जो कार्य उन्होंने किए हैं, लेकिन ग्लेशियर जो है वो बर्फ़ की नदी है, बर्फ़ लगातार गिरती चली जा रही है। जो कार्य किए गए हैं, हो सकता है कि अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अब तक के सभी काम व्यर्थ भी हो जाएं, और हमें रास्ता खोलने के लिए दोबारा कार्य किया जाना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मौत की खबर सुनाई दी। ये दूसरा झटका अभियान दल के सदस्यों को था कि जलवायु वहाँ पर अनुकूल नहीं थी और एटमॉस्फेयर जो अनुकूल नहीं था, इस कारण से एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम बहुत संतोषजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, लगातार कोई न कोई चीज़ें हमारे साथ घट रही थी।
एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले बार 2 बार देखा, लेकिन एक दूरी से देखा। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैं एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं आश्चर्यचकित होकर खड़ी रह गई। एवरेस्ट की लोहित से और नूत्से की ऊंचाइयों से गिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लगातार, अनवरत, निरंतरता के साथ अनियमित और अनिश्चित रूप से बर्फ के खंड जो अव्यवस्थित रूप से गिरते रहते हैं, इसी को ही हिमपात कहा जाता है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल आने लगती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। तो इस तरह से यहाँ तक की यात्रा बहुत कठिनतम रही। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को लगातार छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से किस तरह से टेम्परेरी पुलों को बनाया जाता है, लट्ठों रस्सियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को किस प्रकार से बांधा जाए, और अग्रिम दल के जो टेक्निकली जो काम किए गए उनके बारे में भी बहुत हमें अच्छे से समझाया। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित किया गया था। रीता, गोम्बू, मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। तीनों सहयोगियों के नाम यहाँ दिए। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, जिसके कारण हम अपनी यहाँ की सूचनाएं, यहाँ के पल पल का ब्यौरा नीचे बेस कैंप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे। हमारी इन सब चीज़ों को देख करके कर्नल खुल्लर बहुत खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुँचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 जो लगाया गया उस पर पहुँचने वाली हम केवल 2 ही महिलाएं थी। अंगदौर जी, लोबसांग, गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर हमने कैंप 4 लगाया, और ये वास्तव में हमारे लिए बहुत संतोषजनक प्रगति थी। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि एवरेस्ट अभियान के दौरान किस तरह की कठिनतम से कठिनतम चुनौतियों का सामना बचेंद्री पाल और उनके सहयोगियों ने किया। 2 लगातार मृत्यु की खबर मिली, एक जलवायु अनुकूल न होने के कारण, एक जो है बर्फ का लगातार गिरते हुए के कारण। तो इस तरह से अब तक की चीज़ों में हम लोगों ने यहाँ की यात्रा का ब्यौरा पढ़ा। आगे के लेक्चर में हम इसके आगे का भाग जो है पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।